अब हम पढ़ने वाले हैं रूटीन यूरिन माइक्रोस्कोपी के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी यूरिन एनालिसिस का। और ये बेसिकली 4 चीज़ें जो मेन होती हैं: सेल, कास्ट, क्रिस्टल और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ये 4 जो सी होती हैं, 4 चीज़ें, उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, 2 स्टेप होता है। पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद केमिकल एनालिसिस होता है। सबसे पहले हम लोग सेडिमेंट को प्रिपेयर करते हैं और फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्ट कैसे होता है? कलेक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रेश मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन हम लोग प्रेफर करते हैं, और प्रेफरेबली फर्स्ट मॉर्निंग जो सैंपल होता है उसको प्रेफर करते हैं। और यूजुअली हम लोग उसको विद इन 2 आवर्स जो रहता है कलेक्शन के एग्जामिन करते हैं। तो टाइम लिमिट होता है विद इन 2 आवर्स। तो इसे 2 आवर्स के अंदर इसलिए करते हैं कि इससे जो सेल्स हैं वो डीजनरेट ना हो और जो क्रिस्टल्स हैं वो डीजनरेट ना हो। फिर उसके बाद हम उसे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन जो रहता है यूजुअली करते हैं हम लोग 10 to 15 ml यूरिन लेते हैं और उसको 400 G पे करते हैं फॉर 5 मिनट्स। तो जब हम बात करें सीमेन एनालिसिस की, तो जब सीमेन एनालिसिस करते हैं तो उस समय हमें सैंपल विद इन 30 मिनट्स के अंदर ही एग्जामिन करना होता है, और उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन 3000 G पे करते हैं फॉर 15 मिनट्स। जबकि यूरिन की बात करें तो यूरिन में हमें जब करना होता है तो 15 ml लेते हैं और 400 G फॉर 5 मिनट्स। फिर इससे होता क्या है कि लास्ट में 0.5 ml बचता है, और जो ऊपर जितना भी है उसको बाहर फेंक देते हैं। फिर अब बात करते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, स्पेसिमेन कलेक्ट किया। स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद रीसस्पेंशन करते हैं। रीसस्पेंशन करने के लिए जो सेडिमेंट रहता है उसको पहले हम मिक्स करते हैं। मिक्स करके फिर उसे ग्लास स्लाइड बना लेते हैं और उसको फिर कवर कर देते हैं। फिर जो फाइनल जो मेन स्टेप रहता है वो रहता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पहले हम लोग लो पावर में देखते हैं और फिर हाई पावर में देखते हैं। लो पावर पे जो रहता है बेसिकली हम लोग सबसे पहले कास्ट और क्रिस्टल्स जो रहता है, कास्ट और क्रिस्टल और साथ में कुछ एग्रीगेट्स हैं, तो लो पावर में देखते हैं। जबकि सेल्स को देखने के लिए हमें हाई पावर की ज़रूरत होती है और फाइनल डिटेल्स की। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, 4C देखते हैं, जिसमें से पहला C क्या रहता है, सेल्स, दूसरा C कास्ट, तीसरा C क्रिस्टल्स और चौथा C रहता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो रहता है बैक्टीरिया भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है। तो जो सेल्स होते हैं उसमें हमें जो कि हाई पावर में दिखता है उसमें हमें आरबीसी दिख सकती है, डब्ल्यूबीसी दिख सकती है और एपिथेलियल लाइनिंग जो दिख सकती है रेटिकुलोथेलियल फॉर्म में या स्क्वामस सेल दिख सकती है। फिर अगर कास्ट की बात करें तो कास्ट में हमें नॉर्मली जो रहता है हाईलाइन कास्ट दिख सकता है, ये नॉर्मल भी होता है, इसे टैम हॉट्सपॉट प्रोटीन भी बोलते हैं। फिर जो दूसरा रहता है हमें फाइन ग्रैनुलर कास्ट दिख सकता है, डब्ल्यूबीसी का भी कास्ट दिख सकता है और आरबीसी का भी कास्ट दिख सकता है। फिर तीसरा जो है क्रिस्टल दिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, यूरिक एसिड, स्टेरॉइड और सिस्टीन के। अब सबसे पहले क्या क्या कंपोनेंट देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल्स की अगर हम बात करें जिनको हम लोग 40x पावर में देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी। तो अगर मोर देन 3 आरबीसी रहेगा पर हाई पावर फील्ड तो हम बोलते हैं हिमेचूरिया। और आरबीसी जो रहता है यूजुअली अगर डिसमॉर्फिक है आरबीसी तो इसका मतलब क्या है, ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग हो रही है, ग्लोमेरुलर सोर्स है। फिर वहीं डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी अगर मोर देन 5 डब्ल्यूबीसी है तो उसे वो होता है पायूरिया, और ये सजेस्ट करता है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन में। तो सेल्स में पहले हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी देख लिया। फिर उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा है वो एपिथेलियल सेल। तो ये 3 चीज़ें दिखती हैं। एपिथेलियल सेल्स में यूजुअली जो मोस्ट कॉमनली हमें दिखेंगे वो ट्रांजिशनल सेल्स दिखेंगे, यूरोथेलियल सेल्स, क्योंकि जो ब्लैडर और यूरेटर्स होते हैं वो ट्रांजिशनल यूरोथेलियम सेल से बने रहते हैं, और इनका जो रिलीज होता है यूजुअली आफ्टर इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़ जाता है। दूसरा, अगर हमें स्क्वैमस सेल मिल रहा है तो स्क्वैमस सेल यूजुअली जो रहता है डिस्टल यूरेथ्रा से मिलता है या वजाइना से, तो ये स्क्वैमस सेल मिलता है। और फिर तीसरा जो रहता है ट्यूबुलर सेल्स मिल सकती हैं। ट्यूबुलर सेल्स जो रहती हैं यूजुअली ट्यूबुलर इंजरी में मिलती हैं, और ये या तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाए या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, तो वो मिलती हैं। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर हमें बड़ी सी फ्लैट सेल्स मिल रही हैं, बड़ी सी फ्लैट सेल्स
और उसमें बीच में एक न्यूक्लियस मिला है तो वो स्क्वामस सेल होंगे। फिर अगर हमें जो है गोल गोल सेल्स मिल रही हैं तो वो ट्रांजिशनल सेल्स होंगी, बड़े बड़े गोल गोल सेल्स जिसमें न्यूक्लियस जो है एकदम बीच में रहे, सेंट्रल न्यूक्लियस। फिर उसके बाद अगर हमें छोटी छोटी मिले और जिसमें बड़ा बड़ा न्यूक्लियस रहे तो वो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं। तो ये 3 तरह का होता है। अगर लार्ज फ्लैट सेल्स मिल रही हैं तो स्क्वामस सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। फिर अगर हमें राउंड या ओवल सेल्स मिल रही हैं जिसमें न्यूक्लियस बीच में होता है तो ट्रांजिशनल सेल्स होती हैं। और अगर हमें ट्यूबुलर सेल्स स्मॉल सेल्स मिल रही हैं जो कि गोल है, उसमें न्यूक्लियस लार्ज है तो वो रीनल ट्यूबुलर सेल्स होती है। तो ये हो गया सेल्स। अब अगला होता है कास्ट। कास्ट की बात करें तो सबसे पहला जो कास्ट रहता है वो हाइलाइन कास्ट रहता है। वो बेसिकली जो रहता है टेम हॉर्सफॉल प्रोटीन होता है। ये यूजुअली जो हाइलाइन कास्ट होता है ये थिक असेंडिंग लिम्ब जो रहता है प्लस डीसीटी इसमें से बनता है। तो ये इसको टेम हॉर्सफॉल प्रोटीन भी बोलते हैं और ये इसका निकलना यूजुअली नॉर्मल भी होता है, कई बार एक्सरसाइज और डिहाइड्रेशन के बाद निकलता है। अब ये टेम हॉर्सफॉल प्रोटीन क्या करता है, अब जो भी इसका काम होता है कि जो भी जैसे डब्ल्यूबीसी है और आरबीसी है या बैक्टीरिया है तो उस वो इसके चारों तरफ टेम हॉर्सफॉल प्रोटीन आ जाता है तो वो कास्ट बनाते हैं। तो इसमें अगर आरबीसी होगा तो इसको बोलेंगे आरबीसी कास्ट और डब्ल्यूबीसी होगा तो इसको बोलेंगे डब्ल्यूबीसी कास्ट। तो यही अंतर होता है आरबीसी और आरबीसी कास्ट में। जो अंतर अगर हम बात करें आरबीसी और आरबीसी कास्ट में, तो आरबीसी में जो रहता है फ्री सेल्स रहते हैं, फ्री फ्लोटिंग सेल्स। आरबीसी कास्ट में क्या रहते हैं, एक सिलेंड्रिकल या किसी शेप का स्ट्रक्चर बना रहता है। बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर जो बनता है हाइलाइन जो रहते हैं उनकी वजह से बना रहता है हाइलाइन कास्ट, उसके अंदर आरबीसी रहता है। तो ये जो रहता है यूजुअली आरबीसी अगर हमें देखना है फ्री फ्लोटिंग तो यूजुअली हाई पावर 40x पे दिखता है, जबकि कास्ट जो रहते हैं लो पावर पे 10x पे भी दिख जाते हैं। तो अगर ग्रैनुलर कास्ट मिल रहा है तो ग्रैनुलर कास्ट जो रहता है जी फॉर जी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मिलता है या ट्यूबुलर इंजरी में मिल सकता है। इसमें डीजनरेटेड कास्ट होते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के फॉर्म में मिलता है। फिर उसके बाद हम बात करें सबसे पहले आरबीसी डब्ल्यूबीसी कास्ट, तो आरबीसी मिल रहा है मैट्रिक्स में, डब्ल्यूबीसी मिल रहा है, उस बेसिस पे नाम होता है। आरबीसी कब मिलेगा, जब कोई ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो। डब्ल्यूबीसी जो है पाइलोनेफ्राइटिस हो या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो। क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है थिक असेंडिंग लिम्ब और डीसीटी में, तो ब्लीडिंग हो करके उसको पूरा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल से होता हुआ असेंडिंग लिम्ब में जाना है, तब वहाँ पे वो कास्ट बना सकता है। तो इसलिए जो रहता है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस पाइलोनेफ्राइटिस में डब्ल्यूबीसी कास्ट बनेगा और आरबीसी कास्ट जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ये रीनल ओरिजिन का है। फिर जो अगला है एपिथेलियल कास्ट मिल सकता है। एपिथेलियल कास्ट जो मिलता है वो जो रीनल ट्यूबुलर सेल्स होते हैं उनसे बनता है और ये बेसिकली जब उनकी नेक्रोसिस होती है तो बनता है रीनल ट्यूबुलर सेल्स में। फिर अगले जो कास्ट है वो रहता है वैक्सी कास्ट। वैक्सी कास्ट जो रहता है क्रोनिक रीनल डिजीज में मिलता है, यूजुअली रिफ्रैक्टरी और ब्रिटल होता है, तो वैक्सी कास्ट होता है। फिर एक फैटी कास्ट होता है। फैटी कास्ट में मिलता है माल्टीज क्रॉस। माल्टीज क्रॉस मिलता है फैटीज कास्ट में और ये बेसिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो बच्चे रहते हैं उसमें पूरा प्रोटीन लॉस होता है। फिर अगला जो रहता है ब्रॉड कास्ट, तो ये एडवांस रीनल फेलियर डिजीज। तो अगर बात करें वैक्सी कास्ट, फैटी कास्ट और ब्रॉड कास्ट, तो ये जो तीनों कास्ट है रीनल डिजीज में मिल रहा है। अगर बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसमें फैटी कास्ट मिलेगा, अगर क्रोनिक रीनल डिजीज है तो वैक्सी कास्ट मिलेगा और एडवांस है तो ब्रॉड कास्ट मिलता है। तो अब ये बात करें तो कास्ट जो रहता है ये रहता है टर्म हॉर्सफॉल प्रोटीन। टर्म हॉर्सफॉल प्रोटीन क्या करता है, यूजुअली क्रिस्टल के साइज को कम करता है, क्रिस्टल के ग्रोथ को कम करता है और क्रिस्टल को एग्रीगेट भी नहीं होता है देता है और क्रिस्टल को चिपकने भी नहीं देता है। तो टर्म हॉर्सफॉल एक प्रोटेक्टिव रहता है, तो बेसिकली क्रिस्टल को छोटा भी करता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है और एग्रीगेट नहीं होने देता है, तो इस तरीके से स्टोन नहीं बनता है। तो अब सबसे पहले हमने कास्ट डिस्कस कर लिया। क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल में जो रहता है बेसिकली जितने भी रहते हैं सब जो रहते हैं एसिडिक रहते हैं। सारे जितने भी क्रिस्टल बनते हैं वो एसिडिक यूरिन में बनता है जब तक कि फॉस्फोरस ना आ जाए। फॉस्फोरस या फॉस्फेट जो रहता है वो फॉस्फेट्स वो जो रहता है अल्कलाइन में बनते हैं। तो अगर हम बात करें यूरिक एसिड किससे बनेगा, एसिडिक। फिर अब सबसे पहले हम देखते हैं फॉस्फेट, एक ये फॉस्फेट हो गया तो और एक ये एमॉर्फस फॉस्फेट। तो जितने भी फॉस्फेट है वो अल्कलाइन में बनेंगे, रेस्ट किस में बनेगा, एसिडिक में बनता है। फिर अगर हम बात करें कि यूरिक एसिड कब बढ़ता है, तो अगर किसी पेशेंट को गठिया की बीमारी है, गाउट रहता है या ट्यूमर के बाद यूरिक एसिड बढ़ता है। अब कैल्शियम ऑक्सलेट की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट एक ऐसा होता है वो किसी भी पीएच पे बढ़ सकता है, ये एक्सेप्शन रहता है। और इसमें जो बेसिकली ये रहता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनाता है
तो स्टोन के केस में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल मिल सकते हैं। दूसरा इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट मिलता है। फिर अगर ट्रिपल फॉस्फेट हो रहा है तो यूरिन कैसा होगा, अल्कलाइन, क्योंकि फॉस्फेट जो रहता है, फॉस्फेट वर्ड का मतलब ये अल्कलाइन है। अगर जहाँ भी अगर फॉस्फेट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है अल्कलाइन बनेगा। तो ट्रिपल फॉस्फेट है तो यूरिन जो रहेगा अल्कलाइन रहेगा। और ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बेसिकली किसका बनता है, बैक्टीरिया का बनता है, जिसमें इतना खतरनाक बैक्टीरिया रहता है कि आदमी जो रहता है मर ही जाता है, मर जाता है तो उसको फिर कॉफिन में डाल देते हैं। तो कॉफिन में डाल देते हैं जब मर जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉफिन लिड कलर का होता है, कॉफिन लिड शेप या कलर का, तो कॉफिन लिड शेप का रहता है ट्रिपल फॉस्फेट। फिर जो अगला रहता है यूरेट की बात करें तो दो तरह के क्रिस्टल होते हैं। एक जो रहता है अमॉर्फस की बात करें, अमॉर्फस का मतलब होता है पाउडर फॉर्म में होना। तो पाउडर फॉर्म में दो चीजें हो सकती हैं, यूरिन या तो एसिडिक होगा या तो अल्कलाइन होगा। अब अल्कलाइन इनमें क्या होगा, अल्कलाइन में जैसे क्या होता है फॉस्फोरस, तो क्या होगा अमॉर्फस फॉस्फेट, अमॉर्फस फॉस्फेट होगा। और ये किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का। और अगर हम एसिडिक की बात करें तो एसिडिक में क्या होगा, एसिडिक जो रहता है, एसिडिक में अमॉर्फस यूरेट, यूरेट रहता है। और ये यूजली किस कलर होता है, पिंक, तो पिंक कलर का रहता है। फिर अगला बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी, चौथा 4 सी में एक सी भी रहता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकती है, ईस्ट हो सकता है, ट्राइकोमोनास और स्पर्मेटोजोआ, फंगस नहीं है कोई, और किसी और तरीके का वायरस नहीं है। बेसिकली बैक्टीरिया, ईस्ट, ट्राइकोमोना, स्पर्मेटोजोआ हो सकते हैं। स्पर्मेटोजोआ जो रहते हैं वो स्पर्म रहते हैं। तो बेसिकली 3 जो रहते हैं बैक्टीरिया, ईस्ट और ट्राइकोमोनास जो रहते हैं। तो बैक्टीरिया तब होगा जब इन्फेक्शन रहता है, स्पेशली अगर पेशेंट को पायूरिया भी है तो। ईस्ट तब रहेगा जब पेशेंट को कैंडिड्यूरिया है, और डायबिटीज के केस में ईस्ट बढ़ जाता है। ट्राइकोमोनास जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के केस में होता है। ट्राइकोमोनास जो रहता है बेसिकली मोटाइल होता है और इसमें काफी फ्लैजिला होते हैं। अब बात करें माल्टीज क्रॉस, तो माल्टीज क्रॉस एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का चर्च है। उसमें ऐसे 4 वी शेप जो स्ट्रक्चर है वो आपस में मिलते हैं। अब वो आपस में मिलते हैं तो उनमें अलग अलग धर्म को, पाथ को रिप्रेजेंट करता है। पहला जो रहता है वो लॉयल्टी रिप्रेजेंट करता है, दूसरा दया, तीसरा ऑनेस्टी, चौथा बहादुरी, पांचवा सम्मान, छठा जो रहता है मौत को अपनाना या बहिष्कार करना, फिर सातवां जो रहता है हेल्पफुलनेस टुवर्ड्स द गरीब लोगों की मदद करना, और आठवां अपने लिए बना लिया था उन्होंने रिस्पेक्ट फॉर द चर्च। तो ये जो साइन होता है ये माल्टीज क्रॉस रहता है। तो ये फाइनल स्टेज में माल्टीज क्रॉस भी मिलेगा। अब अदर एलिमेंट्स में जो हम चेक करते हैं वो रहता है म्यूकस, चेक कर सकते हैं। म्यूकस जो अगर ज़्यादा आ रहा है तो बेलाइन कंडीशन होती है, ये बेसिकली इरिटेशन की वजह से आता है। और ये लॉन्ग और वेवी टाइप के होते हैं, काफ़ी लंबे और वेवी टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद फैट बॉडीज, फैट को अगर देखना है तो हमें लिपिड लेडन सेल्स देख लेना चाहिए, माल्टीज क्रॉस देख लेना चाहिए, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बढ़ जाता है। तो माल्टीज क्रॉस का कॉन्सेप्ट बताया जैसे उसी तरीके से लिपिड लेडन सेल्स होना चाहिए। फिर अब बात करते हैं रिपोर्टिंग फॉर्मेट। तो अगर हम किसी टेस्ट की रिपोर्टिंग करें, जैसे हमारे पास यूरिन रूटीन आ रहा है, तो यूरिन रूटीन जो रहता है उसमें सबसे पहले हम लोग फिजिकली एग्जामिन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करते समय सबसे पहले हम देखते हैं कलर, फिर उसके बाद देखते हैं अपीयरेंस, फिर उसके बाद देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और पीएच, फिर उसके बाद देखते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन, फिर उसके बाद देखते हैं कीटोन्स, ब्लड, बिलिरुबिन, इरिब्रेजेन, ग्लूकोसाइडोसिस, नाइट्राइट, अस्कॉर्बिक एसिड। इतने सारे इंडिकेटर जो होते हैं देखने होते हैं। तो हम बात करें माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखते हैं। माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में सबसे पहले सेल्स दिखेंगे, फर्स्ट सेल्स जिनको डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, आरबीसी, एपिथेलियल सेल्स। फिर उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिसमें ईस्ट और बैक्टीरिया रहते हैं। उसके बाद फाइनली कास्ट दिखते हैं और क्रिस्टल्स। तो ये जो रहते हैं माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम अपीयरेंस जो रहता है आइदर हम टर्बिड या क्लियर लिखते हैं। आरबीसी जो और डब्ल्यूबीसी रहता है हम लोग पर हाई पावर फील्ड बताते हैं। कास्ट कौन सा कास्ट है और कितने क्रिस्टल्स, किस टाइप के क्रिस्टल्स है, और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो यूजुअली जो 4 चीज़ें हो गई, ये हो गया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल और अपीयरेंस। तो ये चीज़ रहता है। अब हम बात करें सबसे पहले यूरिन एनालिसिस की, तो 3 टाइप के यूरिन एनालिसिस होते हैं। सबसे पहले अगर हम यूरिन को लेके माइक्रोस्कोप के अंदर
पर देखते हैं। ये यूजुअली जो रूटीन यूरिन एनालिसिस वो होता है। दूसरा होता है रैपिड यूरिन एनालिसिस, ये यूजुअली ड्रिप सेट के बेसिस पे होता है। फिर तीसरा होता है 24 यूरिन कलेक्शन करते हैं और इसमें हम लोग रीनल फंक्शन जैसे क्रिएटिनिन क्लियरेंस या यूरिन साइटोलॉजी इस तरह का टेस्ट होता है। तो जो रैपिड यूरिन एनालिसिस करते हैं हम बेसिकली डिप स्टिक टेस्ट के बेसिस पे करते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये रहता है डिप स्टिक टेस्ट। अब डिप स्टिक टेस्ट में क्या होता है, ऐसे कलर कोडेड स्ट्रिप्स रहती हैं और मार्केट में इस तरीके से आती हैं, और हम लोग जो यूरिन जो रहता है उसमें डालने के बाद जिस तरह का कलर कोड आता है उस तरह से हम रीड करते हैं। और बेसिकली इसमें जो चीज़ें रहता है डिप स्टिक टेस्ट में 10 चीज़ें होती हैं जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो रहता है पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो पहला जो रहता है पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी, दो ये हो गए। फिर उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि उसमें ब्लड है और ब्लड या प्रोटीन तो नहीं है। फिर जो तीसरा रहता है हम चेक करते हैं ग्लूकोज और कीटोन, तो ग्लूकोज या कीटोन तो नहीं है। फिर जो चौथा रहता है हम इन्फेक्शन के लिए नाइट्राइट और ल्यूकोसाइट देख सकते हैं। तो अगर हम चौथे की बात करें तो नाइट्राइट और ल्यूकोसाइट देख सकते हैं, चौथा सेट। और जो पांचवा सेट रहता है यूरिक बिलिनोजेन और बिलिरुबिन चेक कर सकते हैं। तो ये सेट में क्यों बताया, क्योंकि याद करना आसान रहेगा। तो पहले अगर हम बात करें तो पहला क्या दिखा, पहला जो रहता है पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, इस तरीके से दिखेगा वेरिएबल जिसमें 1 से लेके 1.03 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा। फिर दूसरा हम लोग पीएच देख सकते हैं यूरिन का, 5 से 9 ऐसे कलर कोडेड रहेगा। फिर उसमें हम लोग चेक कर सकते हैं दूसरे में कि ब्लड है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं। तो ब्लड आइदर नेगेटिव होगा या हिमोलिसिस हो सकता है, जिसको +10 +50 मतलब एक सिंगल प्लस, फिर 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब 50 रहता है और 3 प्लस मतलब 250 रहता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर यूरिन प्रोटीन को चेक कर सकते हैं कि नेगेटिव है, ट्रेस है, ये चीज़ चेक कर सकते हैं। फिर जो तीसरा सेट है, तीसरे सेट में हम जो रहता है बेसिकली ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ क्या रहता है, कीटोन, तो ग्लूकोज और कीटोन चेक कर सकते हैं। फिर जो चौथा सेट है, चौथे सेट में हम लोग इन्फेक्शन के लिए नाइट्राइट और ल्यूकोसाइट चेक कर सकते हैं। और फाइनली जो लास्ट है पिगमेंट यूरोबिलिनोजन या बिलिरुबिन चेक कर सकते हैं। तो ये होता है। तो क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, अगर आरबीसी सेल्स हैं और उनके साथ आरबीसी कास्ट भी है तो मतलब क्या है, किडनी में ब्लीडिंग हो रहा है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। अगर सिर्फ आरबीसी मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग हो रहा है। फिर अगर हम बात करें पेशेंट में डब्ल्यूबीसी है और डब्ल्यूबीसी के साथ कास्ट भी मिल रहा है तो पाइलोनेफ्राइटिस होता है। जबकि आइसोलेटेड डब्ल्यूबीसी मिल रहा है, सेल्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब जो है इन्फेक्शन का है, सिस्टाइटिस में या प्रोस्टेट में, सिस्टाइटिस या प्रोस्टेटाइटिस। अगर पेशेंट को फैटी कास्ट मिल रहा है तो फैटी कास्ट की अगर बात करें या फैट बॉडीज मिल रही है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। फिर अगर ब्रॉड कास्ट मिल रहा है, काफ़ी चौड़े चौड़े, या वैक्सी कास्ट मिलता है तो ये ब्रॉड कास्ट या वैक्सी कास्ट क्रोनिक रीनल फेलियर के केस में मिलता है। और क्रिस्टल्स की बात करें तो यूजुअली स्टोन फॉर्मिंग या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रहता है तो क्रिस्टल्स मिलते हैं। अब रिसेंट जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो रहता है, हमें एनालाइजर जो हम यूज़ करते हैं सेडिमेंट एनालाइजर, वो ऑटोमेटेड यूज़ करना चाहिए। ये जो रहता है क्लिनिकल लेबोरेटरी और स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन है और ईएयू उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटेड यूरिन एनालाइजर यूज़ करना चाहिए, ये ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो सके उस टेस्ट का। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो रहता है एनालाइजर यूज़ करते हैं। अगर टेस्ट को वैलिडेट करना है तो हम लोग तब जो है मैनुअल माइक्रोस्कोपिक यूज़ करते हैं, क्योंकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है। टाइमिंग की बात करें तो सैंपल कलेक्ट करने के विदिन 2 आवर्स के अंदर हमें जो रहता है टेस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें 2 to 8 डिग्री पर रेफ्रिजरेट करना चाहिए। फिर रिपोर्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को हमें हाई पावर फील्ड लिखकर रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि ओकेजनल फ्यू मैनी ऐसे लिखना चाहिए। और जो हमें माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग मिला है उसको हमें कंफर्म करना चाहिए क्लिनिकल कोरिलेशन के साथ विथ डिपस्टिक टेस्ट और पेशेंट के रेफरेंस में। तो सबसे पहले यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, सबसे पहला जो हमने बोला, तो सबसे पहले क्या होता है, कलर। सबसे पहला जो फाइंडिंग था हमने देखा था क्या था यूरिन रूटीन में, कलर। तो सबसे पहले हम कलर की बात करेंगे। कलर में जो रहता है, कलर नॉर्मल जो रहता है पेल येलो से अंबर कलर होता है। और ये जो नॉर्मल कलर यूरिन का होता है बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट। तो यूरोक्रोम जो पिगमेंट रहता है उसके कंसंट्रेशन की वजह से ही कलर मिलता है। अब एबनॉर्मल हो सकता है, जैसे कि यूरिन जो है डार्क येलो कलर का मिल रहा है
तो डार्क येलो जो यूरिन रहता है यूजुअली, इसका मतलब क्या है, कंसनट्रेटेड या डिहाइड्रेटेड यूरिन रहता है तो डार्क येलो मिलता है। या तो फिर रेड या पिंक कलर का। अब रेड और पिंक मिल रहा है तो बेसिकली कब मिलेगा, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, हेमेचूरिया या पिगमेंट निकल रहा है, हीमोग्लोबिन यूरिया, मायोग्लोबिन यूरिया, या पेशेंट ने चुकंदर खाया, बीट खाया या पोरफाइडिया, तो ऐसे केसेस में रेड निकलता है। तो रेड यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके कॉजेज हम एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि हिमेचूरिया जो रहता है वो बहुत कॉमनली रहता है। तो पेशेंट को हिमेचूरिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है, मायोग्लोबिन यूरिया हो सकता है, फिर पोरफायरिया हो सकता है और बीट इंजेक्शन होता है। तो ये बहुत कॉमन रहता है। फिर अगला है, पेशेंट को ब्राउन या ब्लैक कलर होता है। ब्राउन ब्लैक यूजुअली रहता है मेलानिन पिगमेंट की वजह से हो सकता है, अल्कैप्टोन यूरिया की वजह से होता है, या मेट हीमोग्लोबिन की वजह से हो सकता है, मेटमोग्लोबिन की वजह से। फिर ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज जो रहता है बिलिरुबिन की वजह से होता है, या ड्रग्स जैसे कि रिफैम्पिसिन या फिनाजोपैरिडीन। तो बिलिरुबिन, रिफैम्पिसिन, फिनाजोपैरिडीन। अगर हम बात करें ग्रीन, तो ग्रीन यूजुअली सूडोमोनास इन्फेक्शन से होता है, और ब्लू जो रहता है मिथिलिन ब्लू की वजह से होता है। तो अगर यूरिन अगर क्लियर दिख रहा है तो पेशेंट जो है ओवर हाइड्रेटेड है, हाइड्रेशन काफ़ी अच्छा है। नॉर्मल जो यूरिन रहता है वो पेल येलो या अंबर कलर का होता है। फिर अगर यूरिन में अगर सेडिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, क्लाउडी सेडिमेंट्स या पस, तो इसका मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन है। अगर यही पेल येलो कलर डार्क येलो कलर में चेंज हो जा रहा है तो पेशेंट जो है डिहाइड्रेटेड है ऐसे केस में। और अगर रेड कलर है तो हिमेचूरिया रहता है ब्लीडिंग की वजह से, या दूसरा चुकंदर खाया है, या पिगमेंट भी हो सकता है, मायोग्लोबिन जो हम देख रहे थे ऊपर, और हीमोग्लोबिन और पोरफायरिया, इनकी वजह से भी हो सकता है। अगर लाइट ब्राउन है और डार्क ब्राउन है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर लाइट ब्राउन है तो लीवर डिजीज की वजह से हो सकता है, जो हम ऊपर देखे थे। यूजुअली क्या होगा, लीवर डिजीज होगा तो पेशेंट का मेलानिन का प्रॉब्लम होगा, मेट हीमोग्लोबिन और अल्कैप्टोन्यूरिया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जबकि डार्क ब्राउन रेप्टोमाइलाइसिस में होता है, और ब्लू कलर जो रहता है मिथिलिन ब्लू डाई में होता है। तो ये कलर के बेसिस पे हो गया। अब जो दूसरा रहता है हम देखते हैं अपीयरेंस। तो सबसे पहले हमने कलर देख लिया, अब देखेंगे अपीयरेंस। तो अपीयरेंस जो रहता है हम यूजुअली फिजिकल एग्जामिन करते हैं। नॉर्मल जो अपीयरेंस रहता है वो क्लियर होता है। अगर यूरिन जो है क्लाउडी या टर्बिड है तो ये अपीयरेंस बेसिकली पस सेल्स की वजह से होता है, या कोई बैक्टीरिया होता है, या क्रिस्टल, या म्यूकस, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्लाउडी अगर है तो बेसिकली पस सेल्स, बैक्टीरिया, क्रिस्टल या म्यूकस। अगर मिल्की मिल रहा है तो काइलूरिया। और लिम्फेटिक यूरिनरी फिस्टुला होता है, उसको बोलते हैं काइलूरिया। तो काइलूरिया में मिल्की यूरिन मिलता है। तो ये चीज़ हमें अपीयरेंस पे पता चलता है। अब जो तीसरा जो चीज़ होता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो नॉर्मल होता है 1.05 से 1.030 होता है। अगर वन स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी होती है, वाटर की। तो अगर अगर पानी कम है, वाटर कम होता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ता जाता है। दूसरा, या तो जो सल्यूट है वो ज़्यादा है तो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बढ़ता जाएगा। तो ये बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट करेगा, यूरिन का कंसंट्रेशन एबिलिटी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन है, उसमें या तो ग्लूकोज मिला दिया गया है या तो प्रोटीन मिला दिया गया है, ग्लूकोज यूरिया, प्रोटीन यूरिया। डिक्रीज कब होगा, डिक्रीज तब होगा जब उसमें वाटर है, ओवर हाइड्रेशन और डायबिटीज इंसिपिडस, और रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन के केस में भी डिक्रीज रहता है। फिर जो अगला पैरामीटर है यूरिन रूटीन में, हम यहाँ देखेंगे पीएच। तो जो पीएच रहता है, नॉर्मल पीएच जो रहता है 4.5 से लेके 8 रहता है। एवरेज जो पीएच हम लेते हैं वो 6 का लेते हैं। तो आइदर यूरिन एसिडिक होगा या तो अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन यूरिन यूजुअली रिप्रेजेंट करता है यूटीआई को, इन्फेक्शन के कॉज रहते हैं, और बेसिकली प्रोटीएस। तो ऐसे केस में अल्कलाइन रहता है। जबकि एसिडिक यूरिन की बात करें तो अगर हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, या गाउट हो रखा है, या भूखा, स्टारवेशन या एसिडोसिस, तो ऐसे केस में एसिडिक यूरिन मिलता है। एसिडोसिस, स्टारवेशन, गाउट और हाई प्रोटीन डाइट की। अगर उसी तरीके से अगर वेजिटेरियन डाइट लेगा या यूटीआई हुआ होगा तो ऐसे केस में अल्कलाइन यूरिन मिलता है। फिर पोस्ट प्रेंडियल अल्कलाइन डाइट भी जो रहता है उसकी वजह से भी अल्कलाइन यूरिन होता है। फिर अब अगला जो अगर हम बात करें तो हमने जो 4 चीज़ें हैं वो क्या क्या देख ली, कलर देख लिया, अपीयरेंस देख लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ लिया, पीएच देख लिया। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज में क्या होता है, नॉर्मली यूरिन में ग्लूकोज नहीं आना चाहिए। अगर यूरिन में ग्लूकोज आता है तो उसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, और ये तब आता है जब प्लाज्मा का ग्लूकोज 180 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा हो। कई बार ग्लूकोज जो रहता है नॉर्मल ब्लड लेवल पे भी आने लगता है, तो इसको बोलते हैं रीनल ग्लाइकोसूरिया। इसमें जो रहता है नॉर्मल कंसंट्रेशन रहता है फिर भी यूरिन से आता है, तो ये बेनाइन कंडीशन होती है। अब इसी में एक होता है फैंकोनी सिंड्रोम। फैंकोनी सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ से होता है, पीसीटी। तो कोई ऐसी डिसऑर्डर हो जाए जैसे कि सिस्टिनोसिस हो जाए, या
जो पेशेंट को है कोई भी जो एंजाइमेटिक डिसऑर्डर होता है वो हो जाए, जिसकी वजह से फैनकोनिक सिंड्रोम डेवलप करता है। उसमें होता क्या है कि पीसीटी काम नहीं करता है और कोई भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, सारे जो रहते हैं लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये ग्लूकोज हो गया। फिर अब अगला बात करें प्रोटीन, जो अगला पैरामीटर है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन नॉर्मली जो रहता है 150 मिलीग्राम पर डे से निकल रहा है तो नॉर्मल रहता है। अगर प्रोटीन कब होता है, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो कुछ टाइम के लिए फीवर और एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन मिल सकता है। अगर परसिस्टेंट बना हुआ है प्रोटीन तो ग्लोमेरुलर डिजीज होता है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। यूजुअली इसमें 3 ग्राम से ज़्यादा होता है, 3 ग्राम टू 3.5 ग्राम पर डे। नॉर्मल जो रहता है 150 मिलीग्राम पर डे से होना चाहिए। फिर अगला जो पैरामीटर है हम बात करें तो वो है कीटोन। कीटोन की बात करें तो नॉर्मली कीटोन एब्सेंट रहता है। कीटोनूरिया जो रहता है वो किस में मिलता है, डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस के केस में मिल सकता है, या तो पेशेंट बहुत भूखा है स्टारवेशन मिलता है, और पेशेंट को वॉमिटिंग के केस में या लो कार्ब डाइट में मिलता है। तो यूजुअली डीके में क्या होता है कि जो बॉडी रहती है वो उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया। अब ये हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है तो अब सारी की सारी जो एनर्जी होती है, जो फैट होती है एडिपोज टिश्यू, वो उसको उससे जो रहता है उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है और कीटोन का प्रोडक्शन होने लगता है एनर्जी के लिए। तो ऐसे केस में जो पेशेंट रहता है वो एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है, और कई बार जो धीरे धीरे लेथार्जी हो जाता है और कोमा में चला जाता है। तो इसे बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। फिर एक और एसिडोसिस होता है जिसमें कीटोन बॉडी मिल सकता है, वो अगर कोई पेशेंट SGLT2 इनहिबिटर्स ले रहा हो। तो ऐसे केस में क्या रहता है, पेशेंट का ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है, SGL2 ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। अब SGL2 से होगा क्या कि जो किडनी जो रहेगी वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो जो बॉडी रहेगा वो इंसुलिन नहीं सिक्रीट करेगा। अब इंसुलिन नहीं सिक्रीट करेगा तो बॉडी जो रहती है इंसुलिन डेफिशिएंट स्टेट में चली जाती है, जिसकी वजह से फिर से साइकिल जो रहता है वो फैट की तरफ मुड़ जाती है, और फैट जो रहता है ऑक्सीडाइज होने लगता है और कीटोन बनने लगता है। तो ऐसे पेशेंट जब हम ब्लड शुगर नापते हैं तो वो यूग्लाइसेमिक रहते हैं, तो इसको यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी बोलते हैं। तो फिर अगर हम अगला बात करें, हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली कीटोन बॉडी, तब अगला है ब्लड। ब्लड जो रहता है नॉर्मली ब्लड नहीं आना चाहिए यूरिन से। अगर ब्लड आ रहा है तो उसको हिमेचूरिया की वजह से हो सकता है, और हिमेचूरिया का कॉज क्या हो सकता है, स्टोन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या ट्यूमर की वजह से हो सकता है। दूसरा, कई बार हीमोग्लोबिन पिगमेंट खुद होता है वो हीमोलाइसिस की वजह से होता है, उसको हीमोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं। या मसल्स ब्रेक डाउन होता है रेप्टोमाइलाइसिस, तो उसको मायोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं। तो ऐसे केस में ब्लड आ सकता है। फिर अगला जो रहता है वो रहता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो रहता है नॉर्मली यूरिन में एब्सेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो पेशेंट को जॉन्डिस है, स्पेशली आइदर लीवर या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। तो उसमें बेसिकली अगर यूरिन में आ रहा है तो कौन सा आएगा, जो आता है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है। फिर अगला जो पैरामीटर है यूरोबिलिनोजन। तो अगर यूरोबिलिनोजन की बात करें तो नॉर्मली जो लेवल होता है यूरोबिलिनोजन का 1 मिलीग्राम पर DL तक होता है। अब यूरोबिलिनोजन अगर बढ़ गया तो यूजुअली ये बढ़ता है हिमोलिटिक एनीमिया के केस में या हेपेटिक डिजीज। अगर किसी को हिमोलिटिक एनीमिया है या हेपेटिक डिजीज जिससे कि आरबीसी टूट रहा है ज़्यादा, तो ऐसे केस में जो रहता है यूरोबिलिनोजन बढ़ जाए। दूसरा, अगर ये कम कब होता है या एब्सेंट है तो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के केस में यूरोबिलिनोजन कम हो जाता है। फिर हमने जो रहता है यूरोबिलिनोजन तक पढ़ लिया। अब आगे जो है हम इन्फेक्शन के लिए देखेंगे ल्यूकोसाइड एस्टरेज। तो नॉर्मली ल्यूकोसाइड एस्टरेज नेगेटिव रहता है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये एक न्यूट्रोफिल एंजाइम है, तो ये इंडिकेट करता है पायूरिया या यूटीआई को। फिर अब अगला जो रहता है वो रहता है नाइट्राइट। नॉर्मली नाइट्राइट भी नेगेटिव होता है अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए होता है। जो एंटीरोबैक्टीरियासी होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो नाइट्राइट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो फिर उसके बाद जो फाइनल जो रहता है, अगर हम बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन या केमिकल एग्जामिनेशन पे, वो रहता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड नॉर्मली नेगेटिव रहता है। अगर हाई लेवल का विटामिन सी रहेगा तो ये यूजुअली डिप्स्टिक टेस्ट से इंटरफेयर करता है और फॉल्स नेगेटिव ब्लड या ग्लूकोज के लिए आता है। तो ब्लड और ग्लूकोज के लिए फॉल्स नेगेटिव आएगा, ब्लड होते हुए भी या ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है उसको डिटेक्ट नहीं करने देता है, फॉल्स नेगेटिव। ये फॉल्स नेगेटिव याद रखना है बिकॉज ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। फिर अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक। अब हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप यूज किया। माइक्रोस्कोप जो है बेसिकली सबसे पहले हम क्या देखेंगे, WBC। अगर 5 तक WBC आ रहे हैं तो नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा रहता है, 5 से ज़्यादा रहता है तो UTI रहता है।
यूटीआई हो सकता है और मेनली पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकता है या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का भी इन्फेक्शन होता है। इसी तरीके से आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जो रहती है 3 आरबीसी तक नॉर्मल रहती है, उससे ज़्यादा अगर आरबीसी मोर देन 3 तो पेशेंट को इमेचुरिया रहता है और इमेचुरिया का कॉज कुछ भी हो सकता है, इधर स्टोन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है या मेंसेस के भी ब्लड हो सकते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया सेल्स में, हमने पस सेल्स देख लिया, आरबीसी देख लिया, अब बचा एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स देख रहे हैं। एपिथेलियल सेल्स नॉर्मल की बात करें तो कुछ स्क्वेमस या ट्रांजिशनल सेल्स आ सकते हैं यूरिन में, वो एक नॉर्मल फाइंडिंग होती है। अगर एपिथेलियल सेल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो पहला हमें ये सोचना चाहिए कि आइदर ये कंटामिनेटेड सैंपल है, दूसरा ट्यूबुलर इंजरी है, ट्यूबुलर इंजरी के केस में एपिथेलियल सेल्स बढ़ जाता है, और तीसरा मैलिग्नेंसी के केस में भी एपिथेलियल सेल बढ़ जाता है। तो पहला अगर एपिथेलियल सेल ज़्यादा आ रहा है तो आइदर इट इज़ कंटामिनेटेड, फिर दूसरा है ट्यूबुलर इंजरी, तीसरा है मैलिग्नेंसी। फिर आगे जो अगला देखते हैं ईस्ट। नॉर्मली ईस्ट नहीं होना चाहिए यूरिन में, अगर ईस्ट है तो इसका मतलब पेशेंट को कैंडिडा इन्फेक्शन है, और ये जो रहता है स्पेशली कब होता है जब पेशेंट डायबिटिक रहता है या कैथेटराइज रहता है, तो ऐसे में ईस्ट दिखता है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, आगे हम इतना देख चुके हैं, पस सेल्स, आरबीसी, एपिथेलियल सेल्स देख लिया, ये सेल्स देख लिया। अब हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं जिसमें ईस्ट और बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया नॉर्मली एब्सेंट रहता है, अगर प्रेजेंट है तो यूटीआई होगा। ये हो गया। फिर अब अगला जो है उसके बाद हम कास्ट देखेंगे। कास्ट की बात करें तो कास्ट जो रहता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रिनल ट्यूब्यूल में बनते हैं, क्योंकि वहीं पे टॉम हॉट्सफॉल प्रोटीन होता है। तो हाईलाइन कास्ट नॉर्मली दिख सकता है, और ये जो दिखता है स्पेशली क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ फीवर, डिहाइड्रेशन या एक्सरसाइज की वजह से। तो अगर अगर हम बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या किसी भी तरीके का कास्ट, तो वो नॉर्मली एब्सेंट रहता है। अगर प्रेजेंट रहता है तो सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें आरबीसी कास्ट तो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस के केस की वजह से आरबीसी कास्ट होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी कास्ट पाइलोनेफ्राइटिस या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। उसी तरीके से अगर हम हाईलाइन ग्रैनुलर कास्ट की बात कर रहे हैं, हाईलाइन ग्रैनुलर कास्ट है तो क्रोनिक रीनल डिजीज रहता है। फिर अगर वैसे ही वैक्सी कास्ट या ब्रॉड कास्ट दिखता है तो भी क्रोनिक रीनल फेलियर दिखाता है, जबकि फैटी कास्ट अगर दिख रहा है तो फैटी कास्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। और ग्रैनुलर कास्ट जो हम देख रहे थे सीकेडी में मिल रहा है, वो बेसिकली क्या होता है, ट्यूबुलर इंजरी का इंडिकेटर होता है। और किसी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कास्ट है तो वो पाइलोनेफ्राइटिस का होता है। तो हम देख सकते हैं नॉर्मली ऐसे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स दिख सकती हैं, और ऐसे ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स भी दिख सकते हैं। थोड़ा बहुत आता है जब, अगर ये कब बढ़ जाता है, ये बढ़ता है इन केस ऑफ अगर पेशेंट को कंटामिनेटेड सैंपल रहता है, कंटामिनेटेड सैंपल है या तो कैंसर है, उस केस में भी बढ़ जाता है। तो फिर अब जो है अगला एपिथेलियल सेल्स आ रही है। फिर हाईलाइन कास्ट जो रहता है नॉर्मली जो रहता है प्रेजेंट रहता है हाईलाइन कास्ट, और जिसको टैम हॉट्सफॉल प्रोटीन भी कहते हैं। फिर आरबीसी जो रहते हैं आइसोलेटेड आरबीसी देख सकते हैं, फ्री सेल्स दिख सकते हैं जो कि इमेचुरिया को बताती है। अगर डिसमॉर्फिक आरबीसी दिख रहा है तो अपर ट्रैक्ट ओरिजन में मेनली किडनी ग्लोमेरुलर ओरिजन रहता है। फिर इस तरीके से ग्रैनुलर कास्ट जो रहता है, ऐसे ग्रैन्यूल्स दिखते हैं लंबे लंबे। जो ग्रैनुलर कास्ट रहता है ये बेसिकली क्या बताता है, ट्यूबुलर इंजरी, ट्यूबुलर इंजरी बताता है, या क्रोनिक नेफ्राइटिस, बहुत लंबे से किडनी में कोई प्रॉब्लम है, क्रोनिक नेफ्राइटिस या ट्यूबुलर इंजरी। इसी तरीके से अगर डब्ल्यूबीसी कास्ट है, अगर डब्ल्यूबीसी कास्ट है तो पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस होगा, किडनी में इन्फेक्शन की वजह से पाइलोनेफ्राइटिस। फिर अगर आरबीसी कास्ट है, अगर कास्ट है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में होगा। फिर उसी तरीके से हम बात करें फैटी कास्ट, जो फैटी कास्ट रहता है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में फैटी कास्ट मिलता है। और वैक्सी कास्ट ये लंबा सा ऐसा मिलता है वैक्स टाइप का, और ये मिलता है बेसिकली नेफ्रोटिक क्रोनिक रीनल फेलियर के केस में। फिर आरटीईसी कास्ट, आरटीसी कास्ट भी मिलता है। फिर अब हम आगे बात करते हैं क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स की अगर बात करें यूरिन में, तो क्रिस्टल जो रहते हैं अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। जो सबसे पहले डिस्कस किया था कि क्रिस्टल्स फॉर्मेशन जो रहता है यूजुअली या तो अल्कलाइन यूरिन में होंगे या तो एसिडिक यूरिन में होंगे। अगर अल्कलाइन यूरिन रहता है तो यूजुअली जो रहता है फॉस्फेट की वजह से बनते हैं, फॉस्फेट क्रिस्टल्स जो रहते हैं अल्कलाइन में बनते हैं। रेस्ट जो रहते हैं जितने भी रहते हैं वो एसिडिक यूरिन में बनते हैं, और जो इसमें से कैल्शियम ऑक्सलेट रहता है वो एसिडिक के साथ न्यूट्रल में भी बन सकता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि फॉस्फेट जो मिल रहा है, फॉस्फेट जो क्रिस्टल्स मिल रहा है तो वो अल्कलाइन डिजीज में मिलता है। उसी तरीके से अगर हम कैल्शियम फॉस्फोरेट की बात करें तो भी अल्कलाइन में मिलेगा। तो अगर सिर्फ एमॉर्फस फॉस्फेट मिल रहा है तो वो बेनाइन होता है, और यूजुअली इससे मिलता है क्योंकि हमने यूरिन को बहुत देर तक स्टोर किया है या रेफ्रिजरेट किया है।
बट अगर कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है तो ये यूजुअली रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के केस में मिलता है, और या तो पेशेंट को स्टोन की प्रॉब्लम रहती है तो उस केस में मिलता है। तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के केस में क्या मिलेगा? कैल्शियम फॉस्फेट। फिर अगला अगर हम बात करें तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होंगे वो किस में मिलेंगे? एसिडिक यूरिन में मिलेंगे। ये बेसिकली गाउट में मिलता है, ट्यूमर लाइसिस और डिहाइड्रेशन के केस में। फिर सबसे कॉमन जो अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्सलेट दो तरह के होते हैं, मोनोहाइड्रेट और डाईहाइड्रेट। जो मोनोहाइड्रेट रहता है वो इथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग में मिलता है, और यही याद रखना है। बाकी दोनों जो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं वो स्टोन के केस में मिलते हैं। स्टोन के केस में यूरिक एसिड का भी मिलेगा, कैल्शियम फॉस्फेट भी मिलेगा और कैल्शियम ऑक्सलेट भी मिलता है। जबकि ट्रिपल फॉस्फेट रहता है वो यूटीआई के केस में मिलेंगे उस। और फिर अब हम बात करें सिस्टीन के केस में, जो रहता है क्रिस्टल सिस्टीन के जो मिल रहा है वो सिस्टीन यूरिया, वो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज है। अगर सीवियर किसी को लीवर डिजीज है तो ऐसे केस में ल्यूसीन के मिल सकते हैं, फिर टायरोसिन के भी मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें शेप का, तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट काफी स्ट्रांग होता है, और वो स्ट्रांग क्यों बन जाता है? क्योंकि वो डंबल करता है, तो वो डंबल शेप का रहता है, डंबल शेप का रहता है या ओवल शेप का। तो बेसिकली डंबल याद रखना है। कैल्शियम डाईहाइड्रेट जो रहेगा वो कैसा रहेगा? एनवेलप शेप का, लिफाफे टाइप का रहता है, डाईहाइड्रेट रहता है। ट्रिपल फॉस्फेट में तीन तीन फॉस्फेट रहता है। इतना खतरनाक स्टोवाइड स्टोन बनाता है कि लोग मर जाते हैं और कब्र में चले जाते हैं, इसलिए कॉफिन लिड स्टोन बनता है। अब फिर हम बात करें रोजेट, जो रोजेट पैटर्न होगा वो दो जगह बनेगा। पहला बनेगा या तो यूरिन अल्कलाइन हो या तो एसिडिक हो। अब अल्कलाइन के केस में जो रहेगा यूजुअली कब बनेगा? जब फॉस्फेट जब रहता है तब। तो यूजुअली जो अगर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है तो अल्कलाइन रहता है और उसमें रोजेट बनेगा। तो रोजेट जो रहेगा, अगर रोजेट शेप दिख रहा है तो कैल्शियम फॉस्फेट में, बट अगर यूरिन एसिडिक है और रोजेट दिख रहा है तो वो यूरिक एसिड के केस में दिखता है। फिर यूरिक एसिड के केस में रोम्बॉइड क्रिस्टल्स भी दिख सकते हैं, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट पाउडर फॉर्म में एमॉर्फस भी दिख सकता है। सिस्टीन जो रहता है उसमें काफी सारी सिस्टर्स जो रहती हैं आपस में मिलकर रहती हैं, एक हेक्सागोनल शेप बनाती हैं। जबकि ऐसे कोसेंट्रिक स्फीयर जो रहता है वो ल्यूसीन स्फीयर रहता है। टायरोसिन जो रहता है वो टायर फाड़ देता है विद द हेल्प ऑफ नीडल, तो उसमें फाइन नीडल्स दिखते हैं। और ग्रैनुलर प्रेसिपिटेट में एमॉर्फस दिखते हैं। तो अब एमॉर्फस कुछ चीजें जो रहती है बेनाइन रहती हैं। अगर यूरेट दिख रहा है एमॉर्फस तो वो लाल रंग का दिखेगा। अगर लाल रंग का कोई चीज पाउडर फॉर्म में दिख रहा है तो वो यूरेट होगा और उसको गर्म करने पे डिजोल्व हो जाता है। फिर वैसे अगर सफेद रंग का कुछ पाउडर दिख रहा है तो वो फॉस्फेट होगा और उसको एसिटिक एसिड डालने पे डिजोल्व हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि दो तरह के पाउडर दिख रहे हैं, एक लाल रंग का और एक सफेद रंग का दिख रहा है। तो अगर जो लाल रंग का है तो रंग से ही बता रहे हैं उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए गर्मी, आग, लाल गर्मी को, तो इसको वार्म करना रहता है और ये गायब हो जाता है। तो ये क्या रहता है? यूरिक एसिड। जबकि जो सफेद होगा उसको क्या चाहिए? एसिटिक एसिड चाहिए, और वो जो रहता है यूजुअली गायब हो जाता है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर बात करें एमॉर्फस मटेरियल का, तो यूजुअली इनसिग्निफिकेंट होते हैं और ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं पीएच और टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो बात किया था यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स में हम जो डिस्कस कर रहे थे तो उसमें रोजेट पैटर्न मिलता है। रोजेट पैटर्न मिलता है। सिस्टीन में जो रहता है हेक्सागोनल मिलेगा। फिर कुछ क्लॉथ फाइबर्स हो सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट डाईहाइड्रेट में ये एनवेलप शेप का मिल रहा है, एनवेलप शेप डाईहाइड्रेट है तो एनवेलप शेप का मिल रहा है। कैल्शियम फॉस्फेट जो रहता है उसमें भी रोजेट टाइप का पैटर्न मिलता है, गुलाब जैसा रोजेट टाइप का। और ये रोम्बॉइड क्रिस्टल्स जो रहता है, ये यूरिक एसिड के रोम्बॉइड क्रिस्टल्स भी हैं, कुछ रोजेट है कुछ रोम्बॉइड है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे स्टोल दिखते हैं, कोलेस्ट्रॉल के दिख सकते हैं, एपुरेट के दिख सकते हैं। टायरोसिन जो रहता है टायर फाड़ देता है तो नीडल लाइक रहता है। फिर इंडिनावीर के दिख सकते हैं। सल्फर डायजीन का ऐसा दिखता है कुछ बढ़िया सा। फिर उसके बाद अगर हम कैल्शियम ऑक्सलेट की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो रहता है ऐसे डंबल शेप का दिख रहा है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट दिख रहा है, छोटे छोटे डंबल्स हैं कई सारे, ये डंबल शेप का दिख रहा है। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट का क्रिस्टल्स है। फिर उसके बाद स्टोवाइट का है। स्टोवाइट में ऐसे दिख रहा है कॉफिन लीड की तरह है। कॉफिन लीड ऐसे बड़े बड़े कब्र दिख रही है, कॉफिन लीड। एसाइक्लोवीर जो रहता है वो भी थोड़े लंबे लंबे छोटे छोटे रेशे दिख रहे हैं, जस्ट लाइक टैरोसिन। वो टैरोसिन बहुत ही अच्छी नीडल दिख रही है, जबकि ऐसे घुमावदार टाइप का लच्छा टाइप का जो रहता है वो इंडिना वीर रहता है। तो इस तरीके अलग अलग क्रिस्टल्स। कोलेस्ट्रॉल की अगर क्रिस्टल्स की बात करें तो कांच का प्लेट ऐसे रख रहा है, ग्लास रख दिया गया है तो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स दिख रहे हैं।
ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है रोजेट टाइप का बिल्कुल गुलाब जैसा खिला हुआ दिख रहा है। सिस्टीन में जो सिस्टर रहते हैं हेक्सागन शेप बनाते हैं, इसमें सारे सिस्टर हाथ से हाथ मिला के, हाथ से हाथ पकड़ के हेक्सागन बना रही है। स्ट्रोवाइड का कॉफिन लीड पैटर्न मिला है और यूरिक एसिड में ये रोजेट पैटर्न मिल रहा है। रोजेट पैटर्न जो रहता है वो मिल रहा है कैल्शियम ऑक्सलेट, और ये डाईहाइड्रेट है और इसमें जो रहता है एनवेलप शेप मिल रहा है।